नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ में हरदोई जनपद की जानी मानी शख्सियत और यूं कहें कि हरदोई जनपद के पहले नेचुरोपैथ आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं। कुछ मेरे मन में सवाल थे, मैं आपके साथ में लाइव आना चाहता था, क्योंकि लाइव में एक समस्या ये आ जा रही है कि कभी कभी नेटवर्क कट जाता है तो फिर बीच में ब्रेक होने की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। और लाइव का एक लाभ भी डॉक्टर साहब ये है कि लाइव होते हैं तो लोग भी अपने प्रश्न पूछ सकते थे। बहरहाल जब वीडियो मैं बना करके फेसबुक पर डालूंगा उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब को मैं पोस्ट टैग करूंगा, वहां पर आप उनसे जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक जिस हेतु मैं आपके पास में आया हूं, पिछले एक वर्ष में कह लें या बीते कुछ दिनों में आपने भी देखा और हम सब सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जैसे कल ही एक वीडियो आया, एक महिला थी, उसने जयमाल डाला, वो गिर गई, खत्म हो गई। कोई जिम में कसरत कर रहा है, गिर गया, खत्म हो गया। तो ऐसे हार्ट अटैक है या जो भी उसका कारण रहा हो नहीं कह सकते, लेकिन हार्ट अटैक ही माना जाता है। इस प्रकार से हृदय गति से तमाम घटनाएं सामने आई। इसको लेकर चूंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूं तो समाज की चिंता भी मेरी चिंता होती है। उस नाते मेरा प्रश्न यह है, इसको लेकर के जो ये कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ भय है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये अचानक से घटनाएं ऐसे क्यों प्रतीत हो रही हैं और क्या भ्रांतियां हैं, क्या इसके उपचार हो सकते हैं? बहुत अच्छा चिंतन है, बहुत अच्छा चिंतन है दीक्षित जी आपका, और एक होना भी चाहिए, सभी के अंदर होना चाहिए। लेकिन मुख्य बात यह है, कारण बिना कार्यन कदाचन न विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता जी। तो इसके मूल के कारण में जाना पड़ेगा। बचपन से ही नहीं, अभी तक तो एक था, बचपन से ही बचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। अब गर्भस्थ शिशु के अंदर वो विचार माँ के अंदर से वो चीज जा रही है। गर्भस्थ शिशु के अंदर गर्भ काल से ही जो जन्मते ही वो निकलता है, गर्भकाल से लेकर के विषाक्तता अपने अंदर पैदा हो रहा है बच्चा, नवजात शिशु जो है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम परिवेश में रह रहे हैं, आप मार्केट में सारी चीजें घर में फैक्ट्री और इंडस्ट्री की बनी हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जी। रिफाइंड शुगर से लेकर के रिफाइंड ऑयल से लेकर के मैदा, जितनी चीजें ऐसी हैं सारी रिफाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। जो चीज पचती नहीं वो शरीर में इकट्ठी या डाइजेस्ट होगा या डिपॉजिट होगा। जो चीज पचती नहीं शरीर में इकट्ठी होती रहती है। मल निकालने के लिए नेचर ने 4 रास्ते बनाए हैं, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। इनके द्वारा जब हमारी आहार विहार, हमारी जीवन शैली जब प्राकृतिक नहीं रहती, अप्राकृतिक हो जाती है, तो ये मल निष्कासक निष्क्रिय हो जाते हैं जी। और इनकी निष्क्रियता से शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विष जो है, पचे पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं। जब व्यक्ति श्रम करता है तो श्रम करते समय जो जिम में, जैसे मैंने स्वयं देखे जिम में जो कर रहे हैं, तो जिम जब एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा तो उसकी धड़कन बढ़ेगी जी। धड़कन बढ़ेगी तो उस पर हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हार्ट प्रेशर हमारे भी पड़ता, मैं भी व्यायाम करता हूँ, आप भी करते हैं। लेकिन उसके साथ क्या होता, कहीं न कहीं ब्लॉकेज था, कहीं न कहीं कुछ अनपचे श्रोतोग्रोध चैनल ब्लॉक है, वहां पर कहीं न कहीं कुछ ऐसा ब्लॉकेज था, उसकी वजह हार्ट पर प्रेशर पड़ा, हार्ट उसको हटा नहीं सकता, वो तो रक्त पंप करता है इसे, और हार्ट अटैक। तो मुख्य कारण यह है कि जीवन शैली बहुत गलत हो चुकी है, प्रकृति से बहुत दूर जा चुका है। अभी आप देखना कि आगे होता क्या है, क्योंकि हम जो गॉड मेड है, प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, परमात्मा द्वारा बनाई चीजें हैं, उसको तो हम उनसे किनारा कर रहे हैं। और जो मनुष्य द्वारा तमाम सजावटी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन वो जहर है, जहर। हमारा तो चौका चटना अभियान ही पूरे मंडलों में, यहाँ से लेकर काठमांडू तक कई यात्राएं इसी पर है। भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि का ज्ञान न होना सबसे बड़ा कारण है। घर में भी जो भोजन पकाया परोसा जा रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, थाली में जो भोजन माँ, बहन, पत्नी जो ला रही है परोस करके, वो भी कहीं कहीं कारक है कि वो वैज्ञानिकता से पकाया गया जी। तो अच्छी बात कही आपने, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या इसको पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में भी आप देखते हैं? चूंकि घटनाएं, ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया है, अब चूंकि हर जगह सीसीटीवी है तो ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हो सकता है पूर्व में भी होती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इधर बढ़ी है। तो क्या ये कोई पोस्ट कोविड इफेक्ट भी है या और भी भ्रांतियां हैं? कोविड इफेक्ट की बात की जाए तो कोविड इफेक्ट्स क्या मानेंगे आप? वैक्सीनेशन
नहीं, हम नहीं मान सकते। वैक्सीन भारत सरकार ने जो पूरे वैक्सीन विश्व में एक सबसे सुरक्षित है। पूरे विश्व में था। हालांकि मैंने वैक्सीनेशन अपना नहीं कराया, हमारे यहाँ सभी ने कराया कि मैं जी। नेचर का व्यक्ति हूँ, मैं अपने ऊपर प्रयोग कर रहा था। ये शरीर अगर नष्ट भी हो जाए तब भी कोई हिचक नहीं। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं 3 साल के लिए मैं लॉकडाउन में हूँ। मेरा लॉकडाउन अभी चल रहा है जो 22 मार्च को ही हमारा खत्म होगा। मैं खुले पैदल में निकले ही नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन की बात इस पर बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा वही होता तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। हाँ, और बल्कि इसने रक्षा की है। वैक्सीनेशन तो जितने भी हो रहे खाली इसी का नहीं। वैक्सीन तो निश्चित तौर पर रक्षा करी। हमारा प्रश्न यह है कि क्या ये कोविड हुआ और लोगों को हुआ, कुछ जान पाए कुछ नहीं जान पाए, कहीं ये पोस्ट कोविड इफेक्ट तो नहीं है? कोविड के बाद का तो कोई इफेक्ट नहीं है जिसने किसी हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज किया हो? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, उसको मैं नहीं मानता। अच्छा, चलिए। तो डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति के मन में एक भय है और नकारात्मकता जब जीवन में आ जाती है तो फिर जीवन का रस समाप्त हो जाता है। ठीक बात है। ऐसी घटनाएं होती हैं, आदमी डरता है, बोला अब जीवन का कोई भरोसा ही नहीं, तो फिर ये कर लिया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। इस नकारात्मकता से ऊपर आने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरा, किस प्रकार से, जैसे आपने बताया जीवन शैली बिगड़ चुकी है, तो किस प्रकार की जीवन शैली आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जिसको अपना करके वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाए? देखिए, मैं आपके कायाकल्प केंद्र में आता हूं, निश्चित तौर पर मुझको बहुत लाभ हुआ, लेकिन हर व्यक्ति, चूंकि सोशल मीडिया है, ये वीडियो यहां भी देखा जाएगा, हो सकता है देश विदेश में देखा जाए, तो सब यहां नहीं आ सकते। वो अपनी जीवन शैली किस प्रकार से अपनाएं और क्या करें और क्या ना करें? और बच्चों की एक और प्रश्न, बच्चों के लिए जो आपने कहा, वाकई में चिंता का विषय है। बच्चे फास्ट फूड पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, चूंकि जोमेटो स्विगी इस टाइप के वो आ गए, तो बच्चे ऑर्डर कर देते हैं और आ जाती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो पहला तो आपका है कि आपने कहा अंदर तो है, एक तरह से पैदा हो गया है जी, जी, नकारात्मकता है। नकारात्मकता पैदा हुई है हृदयघात को लेकर के। तो ये जो नियमों का पालन कर रहा है, जब हम सड़क पर अपने नियमों, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, रेलवे में जाते हैं तो वहां के नियमों का पालन करते हैं, देश में रहते हैं तो अपने राष्ट्र का जो संविधान है उसके अंतर्गत चलते हैं, तो हमें काहे कर है। उसी प्रकार से जो प्रकृति, जो हमारी दिनचर्या प्राकृतिक होगी, प्रकृति के नियमानुसार हम चलेंगे। जो हमारा एक आयुर्विज्ञान हमारा क्या कहता है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, दिनचर्या पूरी सारी सब हम ठीक कर लेंगे तो भाई क्यों हमें हार्ट अटैक हो जाएगा? निश्चिंत रहिए। तो बीमा हो गया, मैं जानता हूँ भाई मुझे हो जाए हार्ट अटैक, नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है, आदर्श दिनचर्या है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, नियमित समय पर खाना है, नियमित पानी पीना है। लग रही है प्यास तो पी रहे हैं चाय, भूख लगी हुई है तो पानी पी रहे हैं, या नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, बेमेल चीजें खा रहे हैं, अप्राकृतिक आहार ले रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, चीनी चिकनाई ज्यादा सेवन कर रहे हैं। मार्केट में जो चीजें उपलब्ध हैं वहां पर क्या है, मैदा है, चावल, आलू, नमक और चीनी से यही सब चीजें हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, इनका इस्तेमाल कर रहा है। तो उसमें बस यही समझ लीजिए, ये चीज हमारे अंदर जाएगी तो हमें परेशानी आएगी। और इनसे किनारा कर लेते हो, घर की बनी हुई चीजों को जैसे खा सकते हो खाइए, माता ने बनाई है, पत्नी ने बनाई है, उनसे वो निरापद हैं, उनसे शरीर को कोई हानि नहीं हो सकती। हाँ, जो अतिश्रम करते हैं वो भी ठीक नहीं है, जो बिल्कुल श्रम नहीं करते हैं वो भी ठीक नहीं है। एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि थकान आने से पहले विश्राम वाली बात। तो व्यायाम, सुबह उठ करके दिनचर्या की बात आई है, तो जल्दी सोएं, जल्दी उठें। 12 बजे से पहले की, रात में 12 बजे से पहले के 1 घंटे की नींद और 12 बजे के बाद 2 घंटे की नींद बराबर होती है, ये ध्यान रखने की बात है जी। ये तो जल्दी जब उठेंगे तो जल्दी उठेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, भर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए। कि इस समय तो ऋतु ऐसी चल रही है कि कमरे के अंदर है, रजाई के अंदर है, बाहर निकले तो कपड़े से अपने कस लिया है, रक्षा करनी चाहिए ठंड से, लेकिन बाहर निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए। घर भी स्वच्छ हो जाएगा, घर के सभी लोगों को बाहर निकाल दीजिए, ने बराबर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और सुबह सुबह अपानवायु भी निकलने लगती है कि उस समय बाद की शीट होती है। तो ऑक्सीजन और पर्याप्त भरे अंदर, शरीर पहली आवश्यकता है ऑक्सीजन, और दूसरी चीज है आयरन। आप जिसका हम तो लोग तो शाकाहारी हैं, और अगर इस समय तो शाकाहार में तो प्योर वेगन डाइट ले रहा हूँ, उसमें प्रश्नित चीज की कोई दूध उत्पन्न पदार्थ में नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए, जिसका हम दूध पीते हैं गाय है, और गाय दूध को अमृत कहा गया है, लेकिन गाय क्या खाती है? गाय हरी घास खाती है। तो आयरन शरीर की पहली आवश्यकता है, ऑक्सीजन, दूसरी चीज है आयरन, उसी सब कुछ मिल जाएगा। हमारे भोजन में सुबह फल होने चाहिए, उसके साथ जिनको
स्वच्छ दूध मिल रहा है, शुद्ध दूध मिल रहा है, वो दूध का सेवन करें। गाय का दूध मिले तो ज़्यादा अच्छा है। उसके 4 घंटे बाद दोपहर का भोजन लें। दोपहर के भोजन में जो भी सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पूरा भोजन लीजिए, भूख के अनुसार अपना लीजिए, लेकिन 250-300 ग्राम हर व्यक्ति के लिए सलाद जरूरी है। कच्ची चीज़ों का कचुम्बर काट लिया थोड़ा बहुत अपना, उसको वो बहुत आवश्यक है। उसके 4-5 घंटे बाद किसी फल का रस ले सकते हैं। जो रस नहीं ले सकते, जाड़े दिन है, खाली तुलसी, गिलोय, अदरक, इसका काढ़ा पी सकते हैं। सुबह भी काढ़ा पी सकते हैं, उसमें गुड़ डाल सकते हैं स्वाद के लिए। बाकी हल्दी और इसमें दालचीनी, काली मिर्च जो भी डालना चाहे, काढ़ा अच्छा बनेगा ये। और रात का भोजन दोपहर के भोजन से हल्का होना चाहिए। रात को सब्जी, रोटी, दलिया सब्जी, उपमा, ऐसी चीजें ले सकते हैं। किस समय रात का भोजन सोने से 2 से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। नियम है सूर्यास्त के आसपास कर लें, लेकिन इस समय ऐसे नहीं तो 8 बजे तक जरूर कर लें। 10 बजे व्यक्ति सोने जाता है तो 8 बजे तक कर ले। मैं करीब 6-6:30 बजे कर लेता हूँ। मैं तो 7:30-8 बजे सो जाता हूँ। तो ये हुआ ये। लेकिन जो जल्दी सोएगा और जल्दी उठेगा। और पानी पीने का उपयुक्त समय और बता देता हूँ। पानी पीने का उपयुक्त समय है सुबह सोकर के उठने पर, रात को सोते समय, खाना खाने से 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे बाद, मतलब भोजन से 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे बाद, भोजनांते विषम बाद, भोजन के तुरंत बाद में अगर पानी पी लेते हैं तो उसमें जो भी चिकनाई खिलाई गई है तो ठंडा पानी पिए या फिर पानी गर्म हो, 2-4 घूंट गला साफ करने के लिए, जो हमारी आहार नलिका है उसको साफ करने के लिए पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो सुबह उठ करके पानी पीना है। तो अभ्यंतर स्नान है, एक बड़ी चीज है। सुबह जैसे मैंने भी आज वैसे 3 गिलास पीता हूँ, लेकिन आज 3.5 गिलास पानी पिया। तो 3 गिलास पानी नींबू पानी है, 1 नींबू का रस इस पे रहता है। ये पानी अंदर गया तो क्या करता है, अभ्यंतर विटामिन सी शरीर को मिल गई। जो पानी गर्म गया, गर्म है, गुनगुना है, इस समय वायुमंडल में ठंडक है इसलिए वैसा ले रहा हूँ, तो क्या करेगा, ऊपर के जो स्नान से जो है अभ्यंतर स्नान है, ये पूरे सारे मन का सारे रक्त में पूरे चैनल को साफ करके और 1 घंटे में क्या मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। ये बहुत आवश्यक है जी। अच्छा, नींबू डाल करके बहुत से लोगों के मन में आता है कि जाड़े में नींबू का पानी पिएंगे तो खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। ये भी भ्रांति है। ये भी भ्रांति है। यद्यपि मैं रोज नींबू पानी आपके निर्देशानुसार पी रहा हूँ। जाड़े के दिनों में आप सुन लीजिए, मुझे जुकाम हुआ तब भी मुझे जुकाम में तो सबको पिलाता हूँ, इसलिए पिलाता हूँ विटामिन सी A1 की रक्षा करती है विटामिन सी। और मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन जाएगी तो वो भी विटामिन सी उसमें देगी, तो विटामिन सी हमारे जुकाम से भी रक्षा करेगी और उसको भी निकाल देगी। लोगों के अंदर भय है वो ठंडा गर्म वाला नहीं, तासीर उसमें मत जाए। उसमें विटामिन सी है, विटामिन सी A1 की रक्षा करता है। और विटामिन सी नींबू से भी लीजिए। उधर आंवला इस समय आ रहा है तो अपनी सब्जी दाल में एक तो आंवला जरूर डलवाएं। आंवला तो दोषनाशक है, आंवला कई तरीके से उपयोगी है। तो उसमें जो तो रसगुल्ला की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है, वो गुठली उसकी आ जाती है बिल्कुल बाहर, और वो कहता है मुझे खा लो, गुठली निकाल फेंक दो। आज भी मैंने वैसे एक बिल्कुल इतना बड़ा आंवला मैंने उसके दाल में लिया। अच्छा, नारियल पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। तो पानी पीने का उपयुक्त समय सुबह उठ करके, सुबह सोकर के उठने पर, रात को सोते समय, खाना खाने से 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे बाद। इसके अलावा जब पेट खाली रहे तब पीना चाहिए। भोजन किया है तब खींच देते हैं तो शरीर को बड़ा श्रम करना पड़ता है, वहां से आम बनने लगता है, वहीं पर मंदाग्नि हो जाती है। मैं उदाहरण आपने नित्य हवन करता हूँ, आप जानते हैं, तो आहुति डालते हैं हम सब लोग, समय समय पर करते हैं, आहुति डालते हैं। आहुति जब डाल रहे हैं, आदमी प्रज्वलित हो रही है तो हमारे अंदर जठराग्नि है, उसको पचा रही है, भोजन के लिए प्रज्वलित हो रही है, और वहां पर हमने पानी छोड़ दिया तो आग बुझेगी। आग बुझेगी तो आम बनेगा, आम बनेगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्या है, आम है। आम के अंदर जो चिकनापन मन में आने लगता है, जहां जहां पहुंचे आम वहां कर दे काम तमाम। एक कोलेस्ट्रॉल ही है जो डिपॉजिट होता है, जो ब्लॉक करता है, हार्ट अटैक करता है। आम ही नहीं बनने दूंगा। कारण उसका क्या है, कारण बिना कारण पदार्थ चलने भी देते, उस कारण को ही मैं, तो एक तुम्हारा आहार भी ऐसा होगा, उधर आम को मैं बनने नहीं दूंगा। आम जब बनेगा नहीं तो कैसा हार्ट अटैक, काहे हार्ट अटैक, निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल, बहुत निश्चित तौर पर हमारे साथियों को, मित्रों को, दर्शकों को आपके इस वीडियो से बहुत इस समय एक ऊर्जा मिलेगी। एक और डॉक्टर साहब प्रश्न ये है कि आप देखिए इस समय पर अधिकतर व्यक्ति अवसाद में नजर आते हैं। हाइपरटेंशन एक बड़ी बीमारी हो चुकी है, एंजाइटी एक बड़ी बीमारी हो चुकी है और बड़ा दायरा बना चुकी है। इसके पीछे क्या वजह पाते हैं और इससे बचने का क्या निदान? आप आज युवा देखेंगे वो अवसाद में दिखेगा,
वृद्ध वो अवसाद में दिखेगा। सबके दिमाग में कुछ मैंने आप व्यक्ति से अगर 1 घंटे बात करें तो 1 घंटे में आधे घंटे बाद उसका ध्यान लगेगा कि कहीं और चला गया। ये जो अवसाद की स्थिति है इससे बचना। सोच करके आए हो या यहाँ पर निकलना, बड़े अच्छे प्रश्न। हम तो डॉक्टर साहब सब अपने से ही, चूंकि आपके पास हम 2 माह पूर्व आए और मेरे स्वास्थ्य में सुधार हुआ, मेरा वजन भी कम हुआ, काफी चीजें बेहतर हुई। अब हम चूंकि सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति हैं, बीच में छूट जाता है तो जितना आप बताते हैं लेकिन करने का प्रयास बहुत अच्छा करते हो। तो सबसे भी यार बड़े पंक्चुअल रहते हो, मैं जानता हूँ समय के बड़े पाबंद हो। आज मैंने कहा 2 बजे, आप ठीक 2 बजे उपस्थित थे आप यहाँ पर। इसमें आपने बड़ा अच्छा एक सवाल कर दिया। जो आदमी अंधाधुंध जल्दी में कुछ पा लेना चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता। प्रज्ञापराधो मूलम सर्वरोगाणाम, कि हम जानते हैं कि ये रसगुल्ला मुझे कालांतर में नुकसान पहुंचाएगा, चीनी नुकसान पहुंचाएगी, रिफाइंड, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। सिगरेट है, शराब है, यहाँ पर बात नहीं हो रही, लेकिन समाज में ये चीज व्याप्त है। और यही नहीं, इतना ज्यादा हो गया है कि वो डिप्रेशन भी है। जो अपने दोस्त भाई हम हो गए, दीक्षित जी हैं तुम्हारे भाई हो गए। आज जो नवीन जो टीनेजर्स हैं वो माँ की गाड़ी देके काम कर रहे हैं जी। ये मैंने उस पर बहुत बड़ा सोचा, बाहर निकलते कान फटते हैं, कहाँ निकलूँ कहाँ जाऊँ, इसलिए अपने कैद रहना ही ज्यादा अच्छा है। ये उनके अंदर उत्तेजना है, वो सब आच्छादित हैं। ये आगे बहुत बड़ा विनाश का ये लक्षण है, एक चिंतनीय है। इस पर मैंने कानून बनाने के लिए कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम जैसे धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाए, वैसे इस पर प्रतिबंध लगाएं कि गाली किसी के कान में उजा रही है, किसी को कष्ट दे रही हैं, तो एक प्रज्ञा अपराध, जानबूझ करके जो संग्रह करेंगे, कहाँ उमावे कहाँ मरे, जो जानबूझ करके जानता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानबूझ जानता है कि असमय 2 बजे भोजन कर लेना चाहिए, 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए, 4 बजे कर रहे हैं, रात के 12 बजे खा रहे हैं, यही प्रज्ञापराध है। ये सारे रोगों का कारण है। और जो मानसिक अशांति है, डिप्रेशन है, एंजाइटी की आपने बात कही, ये क्यों एंजाइटी क्यों? उसका कारण है उनको अंदर जन्म तो मिला है, देखने में टाई कोट पैंट पहने बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जीवन की जीने की कला नहीं है। वो हमारी संस्कृति से, जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति से बहुत दूर है। वो जल्दी कुछ पा लेना चाहते हैं। लेकिन समझने की विशेष बात यह है दीक्षित जी कि यहाँ से जैसे तैसे तो उसने इकट्ठा कर लिया, साम्राज्य भी खड़ा कर लिया, जो भी किया, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। और जैसे नहीं कहा जाता है कि जहाँ जहाँ गाय जाती है वहाँ बछड़ा उसको अपनी माँ को ढूंढ लेता है। हमने जो भी संपत्ति यहाँ अर्जित की पुण्य या पाप से, और पाप की अर्जित कमाई तो यही रह जाएगी, लेकिन पाप पीछा नहीं छूटेगा, पाप साथ नहीं जाएगा। ये जब चिंतन आ जाएगा, पाप पुण्य की बात भूल रहा है, इनके कारण कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो बस ये है कि जीवन जीने की कला है त्याग। ये भारतीय संस्कृति त्यक्तेन भुंजिता त्याग की संस्कृति है, ये तपोमय संस्कृति है। और जो त्यागी हुए आप देख लीजिए, जितने भी हुए हैं कि कबीर को सब जानते हैं, और बहुत बड़े बड़े पूछो कि उसमें कौन था, बहुत बड़ा विश्व का सबसे था, भूल भटे भी कौन था, हर साल बदलते रहते हैं, एक कबीर को सब जानते जी। तो इसमें बहुत ज्यादा जिसकी सादगी, जो प्रकृति के नजदीक रहता है, जिसकी आवश्यकताएं कम है, वही सुखी है, वही एंजाइटी है, वही सबसे दूर है। बस यही 2 मूल प्रश्न थे, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। और मित्रों, आपके मन में यदि कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। मैं इस पोस्ट को डॉक्टर साहब को टैग करूंगा। लाइव वीडियो होता तो प्रश्न सीधे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि नेटवर्क चले जाने की वजह से ब्रेक हो जाता है, या कभी आप वाईफाई के एरिया में होंगे तो फिर करेंगे। डॉक्टर साहब ने जो महत्वपूर्ण बातें बताई, आप चूंकि ये अरुचिकर विषय है, मुझे मालूम है हमारे वीडियो बहुत चलते हैं, लेकिन यह एक ऐसा विषय हो सकता है लोगों का ध्यान इस पे कम देर रुके, तभी तो वो अवसाद में। उपचार नहीं बताया, उपचार अगर बताया डिटॉक्सिफिकेशन है जी, हम शरीर का उपचार बताना है। उपचार तो शरीर के अंदर जब लगातार 2 दिनों तक खुलकर शौच न हो जी, जो ड्रेन है सबसे बड़ी आंत, पसीने के द्वारा भी बाहर निकलता है जी, मूत्र के रूप में, सांस के द्वारा, और बड़ी आंत इतनी बड़ी ड्रेन है। मेरी पुस्तक आई कब्ज का सफल उपचार, उसके 2 एडिशन निकले। उसमें लिखा है कि आज लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, जो वाशिंगटन, कलकत्ता, मुंबई जैसे विशाल गंदे शहर हैं, उनके गंदे नालों की अपेक्षा लोगों की आंखें ज्यादा गंदी हैं। आजकल तकरीबन हर व्यक्ति अपनी आंखों में 2 किलो से लेकर के 5 किलो मन लिए घूम रहा है, एक प्रकार से चलते फिरते मरकुंड।
और इसके बारे में और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी बहुत बड़े चिकित्सक हुए हैं, जहाँ पर गांधी जी भी अपने रोगियों को भेजते थे। उन्होंने लिखा है जब लगातार 2 दिनों तक खुलकर शौच न हो तो समझना चाहिए कि शरीर में कोई आग लगाने आ रहा है। तो पेट साफ, रोग साफ। पेट अगर साफ रहे तो कोई रोग नहीं होगा। यदि कोई रोग हो गया है तो सबसे पहले पेट की सफाई पर ध्यान देना होगा। वो चाहे आहार के द्वारा साफ हो जाए, व्यायाम के द्वारा हो जाए, या फिर संशोधन चिकित्सा देनी पड़े, पंचकर्म, प्राथमिक चिकित्सा और षटकर्म। माने दवा से जितना दूर है उतना ही बेहतर। दवा दवाए रोग को करे नहीं निर्मूल। दवा शामक होती है, जितनी दवाएं उनको दवा देती है रोग जी, वो संशोधन नहीं करती। तो आप अपने आहार पर ध्यान दें ताकि कोई रोग न हो। अगर हो गया है तो फिर पैसा पत मिले, रोग हो जाने पर उससे। निश्चित तौर पर वार्तालाप को आप लोगों ने सुना होगा। और डॉक्टर साहब नेचुरोपैथ हैं, इसके साथ साथ इन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित भी किया है। पूर्व में भी मैंने वीडियो डाले, जैसे पशु पक्षियों से प्रेम, पेड़ों से प्रेम, इस प्रकार का एक आश्रम वातावरण आपने बना रखा है। मैं नियमित यहाँ पर आता हूँ और 2 महीने में मैंने अपने जीवन में वास्तविकता में सुखद अनुभूति। मैंने डॉक्टर साहब से एक दिन कहा मेरा स्वास्थ्य सही हुआ, ये एक बड़ा विषय नहीं है। स्वास्थ्य को हम बीमार नहीं थे, थोड़ा सा वजन ज्यादा था, वो मुझे थोड़ा सा भी और भी कम करना है, हो जाएगा। मेरे अंदर से एक स्फूर्ति जो आई, मुझे जो अच्छा लगने लगा। तो मित्रों, प्रकृति के पास जाएंगे, जैसा डॉक्टर साहब आप मुझे बताते हैं, ये मेरा शब्द नहीं है, प्रकृति के पास जाएंगे तो प्रकृति की गोद में हम लोग हैं और प्रकृति हर प्रकार का उपचार अपने पास रखती है। बस हमको आपको प्रकृति से प्रेम रखना है। आज सुबह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि एक माँ के बेटे के फांस लग जाती है तो उसको कष्ट होता है, और हम लोग तो परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, हमको कष्ट होता है तो परमात्मा को भी कष्ट होता है। लेकिन हमको ऐसे कार्य करने हैं कि परमात्मा को कष्ट ना हो, प्रकृति को कष्ट ना हो। प्रकृति की शरण में जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ भारत बनेगा, तभी एक संपन्न भारत का निर्माण होगा। आप सभी इस वीडियो को पूरा सुने, जो लोग उसको शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो बात, अच्छी बात ज्यादा दूर तक पहुंचनी चाहिए और बुरी बात को जगह पर ही रोक लेना चाहिए, ऐसा सिद्धांत कहता है। आपने धैर्यपूर्वक हमारी और डॉक्टर साहब की वार्तालाप को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।